फाइनली हम देखते हैं कि इस टोक्यो ब्लेड वाले हंगामे में रूबी क्या कर रही थी। और रूबी कर रही होती है कुछ नहीं, लाइक सीरियसली कुछ नहीं। वो अपने स्कूल क्लासेस अटेंड कर रही होती है और काना के ना होने की वजह से उसे कोई भी आइडल वाला काम करने को नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ आक्वा के मज़े ही मज़े होते हैं। आक्वा पहली बार थिएटर में एक प्ले देखता है और वहाँ का एक्सपीरियंस उसे इतना अच्छा लगता है कि वो समझ पाता है कि गोवा ने स्क्रिप्ट को क्यों जैसे लिखा गया था वैसे लिखा होता है। आक्वा ने एक्सपेक्ट किया था कि उसे एक स्टैंडर्ड से स्टेज पर प्ले देखने मिलेगा, मगर असल में वो 2.5D प्ले देखता है जहाँ पे ऑडियंस के चारों तरफ एक सर्कुलर डिस्प्ले होता है जिसमें बैकग्राउंड्स रेंडर होते हैं, सीट्स घूमते रहते हैं ताकि बिना कोई इंटरप्शन के बैकग्राउंड चेंज होता रहे और एक्टर्स भी सीमलेसली एक्ट कर पाएँ। ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट सुनने में जितना बवाल लगता है शायद देखने में उतना ही बवाल भी होगा। मुझे भी स्टैंडर्ड थिएटर प्ले देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद सिर्फ एक बार ही कोई कमर्शियल थिएटर प्ले देखा है और उसमें भी मैं बीच में ही सो गया था। रोटेटिंग डिस्प्ले वाले थिएटर में व्यूइंग एक्सपीरियंस कई गुना ज़्यादा ऑसम होगा क्योंकि स्पेशल इफ़ेक्ट्स को बस स्क्रीन में रेंडर करना है और एक ज़बरदस्त मूवी लाइक एक्सपीरियंस वो भी लाइव आंखों के सामने आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ क्योंकि इसकी वजह से टोक्यो ब्लेड प्ले में हम काफ़ी कूल इफ़ेक्ट्स देख पाएंगे, ना कि एक बोरिंग सा कॉन्वर्सेशन कैरिड एक्सपीरियंस। मैं खुद को चाहे जितना भी खुश क्यों ना कर लूँ, लेकिन आकाने को टक्कर देना मुश्किल होगा। आक्वा के साथ एक डेट में थिएटर प्ले को देखना मानो आकाने का सपना था और थिएटर प्ले के बाद आक्वा का इम्प्रेस होना मानो आकाने को क्लाउड 9 पर ले जाता है। इंटरेस्टिंगली आक्वा ने जो प्ले देखा होता है उस प्ले को गोवा ने ही लिखा होता है। गोवा की राइटिंग को एक्चुअल प्ले में देखने के बाद आक्वा को समझ आता है कि गोवा ने जो भी किया था सही किया था और आबिको सेंसे ने जो स्क्रिप्ट लिखने का भार उठाया है ना, वो पक्का इस स्टेज प्ले को बर्बाद करके रहेगा। आक्वा की सोच पूरी तरह लॉजिकल है। जिस तरह से आक्वा ने कभी नहीं सोचा था कि एक नए इनोवेटिव टेक्निक से प्ले को कई गुना और इमर्सिव बनाया जा सकता है, उसी तरह आबिको सेंसे ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए स्क्रिप्ट भी कंपैटिबल होना चाहिए। आबिको सेंसे प्रोबेबली स्क्रिप्ट को उसी तरह से डिज़ाइन करने का सोच रही होगी जिस तरह से स्टैंडर्ड थिएटर प्ले होता है, मगर ऐसा करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अब प्ले को बचाने के लिए आक्वा एक प्लान बनाता है और अपने साथ आकाने, काना और मेल्ट को लेकर स्वीट टुडे की ऑथर और आबिको सेंसे की प्रीवियस मेंटर योरिको सेंसे से मिलने चला आता है। काना की तरह योरिको सेंसे भी मेल्ट से मिलकर कुछ खास एक्साइटेड नहीं दिखती। आक्वा ने योरिको सेंसे से मदद लेने का सोचा है क्योंकि सिर्फ वही एक पर्सन है जिसकी बातें आबिको सेंसे की मोटी खोपड़ी में घुस सकती है। आबिको सेंसे टोक्यो ब्लेड को लिखने से पहले योरिको सेंसे की असिस्टेंट थी। आज आबिको सेंसे जिस मुकाम पर होती है उसके पीछे योरिको सेंसे का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, तो ऑब्वियसली वो योरिको सेंसे को काफ़ी एडमायर करती है और इसीलिए वो योरिको सेंसे को साथ लेकर टोक्यो ब्लेड का रिहर्सल देखने भी आई थी। आबिको सेंसे की इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास बस एक लाइन है, पावर करप्ट्स पीपल। टोक्यो ब्लेड आबिको सेंसे का पहला मांगा होता है और वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक एनिमे एडेप्टेशन भी होता है और रीडर्स भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सक्सेस का नशा आबिको सेंसे के सर पर चढ़ जाता है क्योंकि ये सब उसने अपने दम पे किया होता है और उसे बाकी सबके ओपिनियंस यूजलेस लगने लगते हैं। टोक्यो ब्लेड एक वीकली मांगा होता है, इसीलिए उसकी वजह से जो वर्क प्रेशर रहता है वो आबिको सेंसे की इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी को और ज़्यादा एनहेंस करता है। यहाँ पे आबिको सेंसे का एडिटर भी अगर चाहता तो शायद आज उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती, मगर एडिटर का काम बस इतना ही होता है
कि एक सक्सेसफुल मांगा जितना लंबा समय तक हो सके चलता रहे और साथ ही साथ ऑथर इरिटेट होकर लिखना बंद ना कर दे, इसीलिए एडिटर बस इमोशनल सपोर्ट का काम करते हैं। पिछले एपिसोड की तरह यहाँ पर भी एडिटर को दोषी समझ लेना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि ये सब भी जापानीज़ वर्क कल्चर का एक हिस्सा होता है और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को ओवरकम करना कोई आसान बात नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं और जब बात जापान या साउथ कोरिया तक पहुंच जाती है तब तो पापड़ बेलने के साथ साथ उन्हें तलना भी पड़ता है। आक्वा एक एनवलप देकर योरिको सेंसे को उसे आबिको सेंसे तक पहुंचा देने का रिक्वेस्ट करता है। योरिको सेंसे श्योर नहीं होती कि इससे कोई बात बनेगी, क्योंकि उसे पूरी तरह से पता होता है कि आबिको सेंसे किसी भी ओपिनियन को आंख बंद करके रिजेक्ट कर देती है। योरिको सेंसे का स्केप्टिसिज्म काफ़ी जेन्युइन सी बात होती है, मगर जब मेन कैरेक्टर कोई काम करता है तो वो सोच समझकर ही करता है, जिससे स्टोरी आगे बढ़ती है, वरना वो किस काम का मेन कैरेक्टर होगा। योरिको सेंसे जब आबिको सेंसे के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि आबिको सेंसे अपने मांगा को ड्रॉ करने में बिजी होती है, क्योंकि सबमिशन डेडलाइन आ चुकी होती है। आबिको सेंसे के पास कोई असिस्टेंट नहीं थी, क्योंकि उसकी इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी दूसरों के काम में हमेशा कमियां निकाल लेती थी। यहाँ पे योरिको सेंसे क्लच प्लेयर का काम करते हुए मांगा को कंप्लीट करने में मदद करती है, मगर उस रात उस कमरे में जो होता है लेजेंडरी। आबिको सेंसे और योरिको सेंसे अपने शब्दों से ऐसा शतरंज खेलते हैं, मेरा मतलब ऐसी गाली गलौज करते हैं मानो वो दोनों जानी दुश्मन हों। जानी दुश्मन शायद कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए उन्हें पैदाइशी बहनें मान लेते हैं। इतने सारे सीरियस सिचुएशंस के बाद इस तरह का व्यंग देखना काफ़ी प्रभावशाली था। ये शब्दों का शतरंज आबिको सेंसे को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देता है और उसकी मोटी खोपड़ी में कुछ कुछ बात घुसती है कि वो अब तक क्या गलतियां करती आ रही थी। ये सब अगर योरिको सेंसे के अलावा कोई और आबिको सेंसे को समझाने का जितना भी प्रयास क्यों ना करता, वो उसके बातों को रिजेक्ट कर देती। तुम पूछोगे क्यों? वही पुराना जवाब, इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी। योरिको सेंसे के गाइडेंस के बिना आबिको सेंसे शायद आज वो जितनी सक्सेसफुल होती है कभी नहीं हो पाती। कम से कम आबिको सेंसे में इतनी तो अकल थी कि वो अपने मेंटर के बातों को सुनती थी, वरना शायद ये परिवर्तन असंभव होता। इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी कई लोगों के अंदर सबकॉन्शियसली रहती है। मुझे कहने में शर्म आती है, मगर मेरे अंदर भी ऐसी ही पर्सनैलिटी है। मैं शायद किसी के सामने ये फिजिकली एडमिट ना करूं, मगर ये सच है। शायद तुम्हारे अंदर भी ये पर्सनैलिटी होगी, अनजाने में ही सही। इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी का एग्जिस्टेंस अपने आप में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आखिर हम तो बस इंसान ही हैं। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब ये ईगो हमारे सोचने की क्षमता पर हावी होने लगती है। पता नहीं चलेगा कि कब हम दूसरों को खुद से नीचे समझने लगे हैं, जबकि हमारे खुद के अंदर कई खामियां हैं। अपने अंदर के ईगो को अपनाना और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना, दूसरों के विचारों का मान रखना, यही वो चीज़ें हैं जो इस ईगो को सप्रेस कर सकती हैं। शायद इस ईगो को अपने अंदर से ख़त्म करना नामुमकिन है, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो हर दूसरा इंसान गौतम बुद्ध की तरह महान होता। अब इस इगोइस्टिकल पर्सनैलिटी वाले डिस्कशन को यहाँ रोक देते हैं, वरना ये एनिमे रिव्यू से एक फिलोसॉफिकल एसे में बदल जाएगा। एनीवेज, योरिको सेंसे आक्वा के द्वारा दिए गए उस लेटर को आबिको सेंसे को दे देती है, जिसमें वही 2.5D प्ले के टिकट्स होते हैं, जिसे देखकर आक्वा के होश उड़ गए थे। मोस्ट प्रोबेबली आबिको सेंसे भी प्ले को देखकर समझ जाएगी कि इस तरह के स्टेज के लिए स्क्रिप्ट लिखना उसके खुद के बस की बात नहीं होगी, और जब उसे पता चलेगा कि इस प्ले को भी गोवा ने लिखा है तो वो शायद अपनी गलती मानेगी और गोवा के साथ मिलकर स्क्रिप्ट को रिवाइज करेगी। ये तो बस आइडियल सिनेरियो होगा, मगर इसी बीच कोई हंगामा हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शायद इस रिव्यू को यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए, और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।